नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं विकास शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर से। मुंबई से मिल रही है बड़ी खबर। टाइगर का वसूली नेटवर्क, जिसने अपराधियों पर लगाम लगाने के बजाय कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखकर उगाही को अंजाम देना अपना लक्ष्य बनाकर रखा था। कहते हैं जब दुश्मनी की आग सुलगती है तो फिर जुर्म की दस्तक लाजमी है। वो अनहोनी दबे पांव हाजिरी लगाती है जिसकी कल्पना करके भी दिल दिमाग दहशत से भर जाता है। फर्रुखाबाद की जिस खबर से हम आपको वाकिफ करवाने वाले हैं वो हमारी बात की बखूबी तस्दीक करेगी। दरअसल दंगे पर शिवपाल कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें बीजेपी सांसद राघव लखनपाल पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। अब सवाल यह है कि इस रिपोर्ट के सियासी मायने हैं क्या। अरे फिर आप दूसरी जगह चले जाते हैं। मैं आता हूं इस सवाल के लिए। इमरान मसूद साहब भी नहीं, मैं कह रहा हूं सहारनपुर की तो बात कर रहे हैं क्या? 2010 में खुलकर उनके बारे में लिखा आपके गया। पास जवाब नहीं है आसिम बकार साहब। इमरान मसूद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। जवाब सब है हमारे पास। मैं आता हूं इमरान मसूद साहब, आपके खिलाफ तो एफआईआर भी हुई थी, आपको अरेस्ट नहीं किया क्या? पुलिस ने झूठी एफआईआर दर्ज की थी। कहते हैं कि इंसान का परिचय उसकी जुबान खुलते ही पता चल जाता है। तभी तो इन जनाब को सभी पहचानते हैं, क्योंकि जुबान के गुमान में इनका कोई सानी नहीं है। बोली से ऐसे ऐसे बोल बोलते हैं कि मर्यादा को भी मौत आ जाए। शर्म भी मारे शर्म के अपना चेहरा छुपा ले, लेकिन शर्म इन्हें नहीं आती। जनाब का नाम है आजम खान। अमर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमर सिंह जी आपका समाचार प्लस पर। अमर सिंह जी हमारे साथ समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हैं जो आपसे सवाल पूछेंगे। पहला सवाल अमर सिंह जी मेरा आपसे, कल से आज तक जब से आप मुलायम सिंह के साथ आपने मंच साझा किया, बर्फ कितनी पिघली है? और ये बर्फ क्या मुलायम सिंह के रिश्तों की थी या फिर समाजवादी पार्टी के रिश्तों की थी? यहाँ पर इस भावुकता में कोई राजनीति नहीं है, कोई कैलिब्रेशन नहीं है, कोई तैयारी उसी का नहीं जिक्र कर रहे हैं मैं नहीं संजय जी। समझता हूँ कि ये स्पीच उसी का जिक्र कर रहा है अरविंद मोहन जी। दो बातें हैं कि कुमार विश्वास साहब कह रहे हैं कि पढ़ के उन्होंने कहा था और भावनात्मक इस तरह से उनको नहीं, ऐसे भी बातें रख सकते थे। राजेश जी कह रहे हैं कि इस तरह की बातें राजनीति से नहीं जोड़नी चाहिए। ये दिल की ही बात थी या फिर राजनीति की झलक दिखती है आपको? बेरहम उस वारदात ने कई जहन झकझोर कर रख दिए, कई दिल दहला कर रख दिए। खौफ की उस दास्तान ने दहशत फैला दी। सुनकर और देखकर भी डर लगता है। डर, जी हां, सुनकर और देखकर भी डर लगता है। लेकिन दरिंदगी अंजाम देने वाले एक बार भी नहीं सहमे, एक बार भी उनका हाथ नहीं कांपा, एक बार भी उनके ज़मीर ने उन्हें रोका नहीं। नहीं, सुरेंद्र जी, जब 2012 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई तो राहुल गांधी ने हार को स्वीकार किया और कहा कि मेरी निजी तौर पर वाकई में विफलता है। विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में राहुल गांधी का ये था, तो कम से कम ये उनकी हार है नहीं? क्या आपको नहीं लगता है? संभल और रामपुर जहां पर आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और बहुत कुछ दांव पर है, क्योंकि ये छटपटाहट हमने हाल के भाषणों में भी देखी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं में। वहां पर क्या लग रहा है, कितनी टक्कर? आजम की प्रतिष्ठा पर क्या सवाल है? देखिए सिद्धार्थ कलहन साहब, ये जो 11 सीटें हैं और अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 30%, यानी कि जो पहले चरण का मतदान हुआ था उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, और इसमें भी रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, कितना असर दिख रहा है मतदाताओं में, रुझान, और ये किस तरह का संदेश दे रहा है अभी तक का? रोली बिंद्रा जी, आज पुलिस की जो कार्रवाई रही है बहुत ही शर्मनाक रही है। क्या पूरे दिन ऐसा कहीं भी लगा कि सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कोशिश हुई हो, प्रदर्शनकारियों से बातचीत की गई हो, या फिर जो कार्रवाई बर्बरतापूर्ण रही वही एक रवैया जो पुलिस चाहती थी वही करती रही? मेरा सबसे पहला कहना यह है, अगर अपना हक मांग रहे हैं जी, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आतंकवादी हो गए हैं आप, जनता के आतंकवादी हो गए। इस तरीके का बर्ताव जनता के साथ किया जाएगा, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो रेल बजट को लेकर के
यात्रियों ने, लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। वाराणसी को बहुत कुछ मिला, चूंकि प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश को भी कई ट्रेनें मिली हैं और कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेंगी और जाहिर तौर पर ऐसे में लोगों को काफी हद तक फायदा होगा। लेकिन गोरखपुर की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर की यह बात है। रेल बजट पेश होने के बाद यहां के लोगों से भी हमारे संवाददाता ने जानने की कोशिश की कि क्या वो सोचते हैं मोदी सरकार के इस रेल बजट को लेकर और गोरखपुर के लिए जो ट्रेनें मिली हैं उससे उनको कितना फायदा होगा। और सीधे चलते हैं आगरा। हमारे संवाददाता राहुल डबास इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। राहुल, आगरा और उसके आसपास की सीटों का अगर हम जिक्र करते हैं तो अजीत सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है, जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर है, अमर कथा भी है और इसके अलावा बीएसपी एसपी की बहू बेटी जिनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। किस तरह की तस्वीर इन 12 सीटों को लेकर के आप देख पाते हैं? अहम सवाल यह है कि बड़े ही दिल मिले थे या कहें गले मिले थे। दोनों चीजें जब सूरत बनी थी, नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे थे राजनाथ सिंह से, बैटिंग शुरुआत हो गई थी। यशवंत सिन्हा ने एक कदम आगे बढ़ाकर बयान दिया और कहा कि अगर जेडीयू जाना चाहती है तो जाए, लेकिन फायदा होगा अगर नरेंद्र मोदी इस चेहरे के साथ आगे बढ़ते हैं। राम जेठमलानी ने यही किया। लेकिन अब ऐसा लगता है जेडीयू और शिवसेना के रुख के बाद कुनबा बिखरता दिख रहा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल चौधरी जी, पहला सवाल, पहली नजर में बायर्स का गुनाहगार कौन है? उनके सपनों को कुचलने वाला वो कौन है? वो कौन जिम्मेदार है जो सपने को इस पूरे मामले में तोड़ता नजर आया है? इसीलिए कटरीना कैफ और दीपिका की स्माइल आपको बहुत अच्छी लगती है। सबकी मुझे इनकी भी स्माइल अच्छी लगती है, आपकी भी अच्छी लगती है। जो भी स्माइल करता है, आई थिंक स्माइल एक ऐसी चीज है जो दूसरे लोग को खुशियां दिलाता है। सवाल लेकिन रवि ये उठता है कि जो आपके दादा थे राज कपूर साहब, वो अभिनय तक सीमित नहीं थे, उनको संगीत की बड़ी अच्छी नॉलेज थी, वो निर्देशन के क्षेत्र में थे। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो दायरा है विरासत का वो कहीं धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या उस केंद्रीय धारा में आप हैं? सर, एक बड़ा आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस के नेता आंकड़ों के बड़े बाजीगर हैं। वो लैपटॉप पर सकारात्मक आंकड़े दिखा देते हैं और राहुल गांधी खुश हो जाते हैं। इस तरीके के आरोपों में कोई दम नहीं है। लैपटॉप का तो युग है, आप भी लैपटॉप यूज करते होंगे। अगर कोई कांग्रेस का नेता लैपटॉप यूज करता है तो कोई अपराध तो नहीं करता है। लैपटॉप पर नहीं आ पाती। लैपटॉप अगर यूज नहीं करेगा तो चीजों के आंकड़े वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर पाएगा। तो लगातार इस सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बंटवारे के बीच कौन बो रहा है। शांतिपूर्वक जिस तरह से चुनाव से पहले माहौल था, लेकिन अचानक से एक ऐसी हवा आई जिसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। आचार्य धर्मेंद्र जी, जो सवाल अभी बना हुआ है कि दरअसल जब बंटवारे की बात आती है, आरोप लगते हैं कि राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, लेकिन क्या इस राजनीति में धर्माचार्यों को पढ़ना चाहिए या किसी को पढ़ना चाहिए? ये तो गलत है ना। बार बार आप घूम फिर करके वहीं उसी मुद्दे पर आते हैं। मेरा कहना यह है कि एक पक्ष की ओर से जब इस प्रकार का नंगा नाच नाचा जाएगा तो उसकी प्रतिक्रिया होगी या नहीं होगी? बाकी के लोग कह देंगे कि नहीं, तुम कटो मरो, जो कुछ भी बोटी बोटी कोई किसी की काटना चाहे काटे, तो क्या प्रतिक्रिया उसी रास्ते पर होगी, उसी दिशा में होगी? आचार्य जी, नाचता रहे, हम चुप रहेंगे। हम ये तो निंदा की जानी चाहिए। मुझे आप जब सब कुछ जानते ही हैं धर्मराज युधिष्ठिर, अब ये मेरी बात सुनिए, आप जब सब कुछ जानते हैं तो फिर हम काय को तमाशा खड़ा करते हैं? आप बार बार में टोकते हैं, पूरी बात बोलने नहीं देते। बोलिए। आप क्लास टीचर के समान आचरण मत कीजिए। इस सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा कहना यह है कि एक ग्रुप विभाजन ही जिसकी बुनी मैं जवाब अच्छा नहीं मिला तो सुनिए, जब जवाब नहीं मिला, जवाब तब मिलेगा जब आप बोलने देंगे। तो कृपा करके, मैं इतना मूर्ख व्यक्ति हूं कि मैं जानता नहीं कि जवाब क्या है, तो आप जब सब कुछ जानते हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। अब तक की मेरी दास्तां आपने सुनी, आपको बताया मैंने कि वर्दी में वहशियों ने क्या सुलूक किया मेरे साथ, लेकिन हैवानियत की यह दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। जब किसी का दिमाग नफरत से भरा हो तो भला उससे किसी इंसाफ की उम्मीद कोई कैसे रख सकता है?